बच्चों नमस्कार। आज भूगोल के अंतर्गत हम आपको भूगोल के अध्ययन के तरीके क्या होते हैं, किस तरह से भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं। भूगोल क्या है, भूगोल का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसकी परिभाषाएं क्या हैं और भूगोल का विभिन्न विषयों से क्या संबंध है, इन सब बातों को आपको बताया जा चुका है। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल के उपागम कौन से हैं, किस तरह से भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो प्रमुख रूप से भूगोल अध्ययन के दो उपागम होते हैं। पहला है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम में किस प्रकार से अध्ययन होता है और प्रादेशिक उपागम में कैसे अध्ययन होता है, इस संबंध में आज चर्चा होगी। इसके लिए हमने एक सारणी भेजी है। इस सारणी को आप अपने कापी पर उतार लीजिए और जो हम बता रहे हैं उसको ठीक प्रकार से समझिए। इस सारणी में आपको बताया गया है कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कौन कौन शाखाएं हैं और प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। किन शाखाओं में क्रमबद्ध उपागम द्वारा अध्ययन किया जाता है और किन शाखाओं में प्रादेशिक उपागम द्वारा अध्ययन किया जाता है। बहुत सी सारी शाखाएं, उनको क्रमवार हम जब अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध उपागम होता है। चलिए चर्चा करते हैं क्रमबद्ध उपागम क्या होता है। तो भूगोल के अंतर्गत जब हम विभिन्न भौगोलिक तत्वों का क्रम वाइज अलग अलग अध्ययन करते हैं तो उसको क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भौगोलिक तथ्य हैं, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, आर्थिक क्रियाकलाप, मानव जीवन, मानचित्र, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो उनका एक एक करके हम क्रम से अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का क्रमबद्ध अध्ययन करना है तो भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, वहाँ के पर्वतों के बारे में, वहाँ के नदियों के बारे में, वहाँ के धरातल के बारे में, इन सब बारों में अलग अलग अध्ययन कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरा तथ्य लेते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु के अंतर्गत तापमान, कहाँ पर कैसा तापमान है, कहाँ पर कैसा तापमान घटता बढ़ता है। जब हम अध्ययन करते हैं, फिर वर्षा, किन क्षेत्रों में कहाँ कैसी वर्षा होती है, कहाँ अधिक वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। तो इस तरह से जब अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध उपागम। कुल मिलाकर ये समझिए क्रमबद्ध उपागम में भूगोल के विभिन्न तत्वों का क्रम से अध्ययन करते हैं। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर रहे हैं तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जलवायु का, तापमान का, भौतिक दशाओं का, नदियों का, पर्वतों का विश्व के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं अलग अलग। अगर भारत के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो भारत के लिए अध्ययन करते हैं। किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें पृथक पृथक भौगोलिक तथ्यों का जब अध्ययन किया जाता है क्रम से, तो उसको क्रमबद्ध उपागम कहा जाता है। इसीलिए इसको क्रमबद्ध उपागम कहा गया है। क्रम से एक एक भौगोलिक तत्व का जब अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। अब बच्चों हम आपको बताते हैं दूसरा उपागम क्या है। दूसरा उपागम है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम क्या है?
इसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है, विभिन्न भागों में विभाजित कर लिया जाता है। इनके विभाजन का आधार भौगोलिक तत्व ही होते हैं। जैसे जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, उष्णता होती है, आर्द्रता होती है, वर्षा होती है, ऐसे प्रदेशों को एक विशेष प्रदेश का नाम दे दिया गया उष्ण प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जहाँ अधिकांश समय में ठंडी रहती है, बर्फ जमी रहती है, शीतलता अधिक रहती है। ऐसे प्रदेश का एक विशेष नाम दे दिया गया शीत प्रदेश, जहाँ पर बीच का भाग रहता, न बहुत अधिक गर्मी न बहुत अधिक ठंडी, ऐसे क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 और उसके अंतर्गत और भी कुछ भाग हम विभाजित करते हैं। तो ये प्रदेशों में विभाजित करते हैं। संपूर्ण देश को अगर देश के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण देश को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, या अगर विश्व का अध्ययन करते हैं तो विश्व को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और इसके पश्चात एक एक प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। एक एक प्रदेश का एक साथ में अध्ययन किया जाता है। उस प्रदेश का संपूर्ण भौगोलिक तत्वों का अध्ययन एक साथ में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए उष्ण कटिबंध का हम अध्ययन करते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, एक प्रदेश है, तो वो उस प्रदेश में कितना तापमान है, कैसे वर्षा होती है, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे आर्थिक क्रियाकलाप है, मानव का आवास कैसे रहता है, ये संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं उस प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद दूसरे प्रदेश का अध्ययन करते हैं, शीत प्रदेश का अध्ययन, टुंड्रा प्रदेश का अध्ययन। टुंड्रा प्रदेश में लोगों का कैसा रहन सहन है, कैसे रहते हैं, इग्लू में रहते हैं, उनको चलने के साधन क्या है, और वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं, क्या क्या मिलता है, भोजन का मुख्य आधार क्या है, कैसी वर्षा होती है, कैसा तापमान रहता है, कैसी हवाएं चलती हैं। संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का जब अध्ययन हम उस प्रदेश का करते हैं, मान लो टुंड्रा प्रदेश करते हैं, तो ये एक प्रदेश का अध्ययन हो गया। इसी तरह से विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करके एक एक प्रदेश का जब हम अध्ययन करते हैं और उस प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं एक साथ में, तो इस अध्ययन को प्रादेशिक अध्ययन या प्रादेशिक उपागम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों 2 प्रकार के उपागम आज बताया गया आपको, एक क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। इन दोनों को कम से कम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्रमबद्ध उपागम में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का क्रम वाइज अध्ययन किया जाता है संपूर्ण क्षेत्र के लिए, या जिस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र का एक एक तथ्य का क्रम से अध्ययन करते चले जाते हैं। जबकि प्रादेशिक उपागम में सबसे पहले हम उस क्षेत्र को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करते हैं। अगर विश्व का अध्ययन करें तो विश्व के को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करते हैं। इसके पश्चात एक एक प्रदेश को लेते हैं और उस प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करते चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रादेशिक उपागम। तो भूगोल के 2 उपागम आपको बताए गए, एक क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको फोटो भेजा गया है जिसमें क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन शाखाएं हैं और प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसको दिया गया, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर, और जब आपको समय रहे, विद्यालय खुला रहता है, आप पर आकर के अपना काम भी चेक करा सकते हैं, चेक कराइए। कोई त्रुटियां हों उसको आपको बता दी जाएंगी, या आपको कुछ न समझ में आया हो तो भी आपको विद्यालय में बता दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।